उड़ान की लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम। आपके सपनों को साकार करने के लिए उड़ान एक संस्था नहीं, एक मिशन है जिसका मोटो है आपके सपनों को साकार करना। ये एक टीम है जिसमें आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन, मेंबर, आईएएस, आरएस, विश्वविद्यालयों और राजस्थान के बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजों के बड़े बड़े विशेषज्ञ प्रोफेसर। हमारा सपना है हम रहे या ना रहे, आपके सपने साकार होने चाहिए। इसलिए इस लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशनल शेर के साथ। कश्ती हर तूफान को पार कर सकती है, कश्ती हर तूफान को पार कर सकती है, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने हौसले कभी मत हारना, क्योंकि तुम अपने हौसले कभी मत हारना, क्योंकि आप अपनी किस्मत को कभी भी बदल सकते हो। इस बार आप अपनी किस्मत को बदलने जा रहे हो और आप एक आरएस अधिकारी बनने जा रहे हो। इसी आरएस अधिकारी बनने के आपका जो सपना है उसको साकार करने के लिए आज की लाइव क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे आरएस इंटरव्यू की तैयारी का वो दिन जो आपका मेन है। उस दिन में आप किन बातों का ध्यान रखें, किन महत्वपूर्ण टिप्स की पालना करें ताकि आपका आरएस में 100% चयन हो। इसलिए आरएस में 100% चयन के लिए आज की लाइव क्लास को लेकर आ रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन तिवारी। वेलकम सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरे को आज बुलाया है इन्होंने आपको ये समझाने के लिए कि इंटरव्यू क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं, कैसे उसको करना है। मैं ये जानता हूं कि आप में से कई बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, आरएएस का दे चुके हैं या दूसरे किसी एग्जाम में दे चुके हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू को ये मान के चल रहे हैं जो एग्जाम दे दिया बहुत अच्छा है और अब मुझे सब कुछ आता है और मैं इजीली इसको मैनेज कर सकता हूं। मैं यही चीज आपको समझाने आया हूं यहां पे कि भाई हमें इंटरव्यू को फेस करने के लिए किन किन बेसिक्स का ध्यान रखना होता है और कैसे उसको आगे बढ़ाना होता है। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इंटरव्यू बेसिकली है क्या। इंटरव्यू इज अ टेक्निक जिसमें आपको एक 20 to 30 मिनट्स का एक टाइम बार दिया जाता है, जिसके अंदर आपको उन 30 मिनट्स में अपना बेस्ट दिखाना है। सो टेक इट सीरियसली, इसको लाइटली मत लीजिए। अपने बेस्ट को दिखाने के लिए आप उसके अंदर किस तरह अपने आउटपुट्स को दे सकते हैं, उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपकी पर्सनालिटी यहां पे कोई 20 दिन 50 दिन में करके चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप में सब में एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी कल्ट ऐसा होता है जो आप यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बस सिर्फ आपको पहचानना है कि मेरे में ऐसा क्या पर्सनालिटी कल्ट है, मेरे में ऐसी क्या चीज है जो मैं वहां दिखा के अपने बेस्ट आउटपुट को वहां पे दिखा सकता हूं। इंटरव्यू में 30 मिनट्स आपको एक जनरल डिस्कशन करनी है। ध्यान रखिए, जनरल डिस्कशन, क्योंकि नॉलेज टेस्ट आपका हो चुका है। ध्यान रखिएगा, नॉलेज का आपका टेस्ट हो चुका है। इंटरव्यू के अंदर नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। इंस्टेड ऑफ नॉलेज वो ये देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या यू आर सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और नॉट। और यहीं पे डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। अपन स्टार्ट से एंड तक चलेंगे कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कैसे आपको जाना है, क्या है, जिससे नए बच्चे और जो पहले दे चुके हैं बच्चे, उन सबको एक आइडिया लग जाए कि भाई उनके साथ क्या हुआ था और उनको किस तरह आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए, आरएएस का इंटरव्यू है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं बता दूं, आप वहां जाएंगे, अपनी फाइल लेके जाएंगे, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे ओरिजिनली, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका नाम बुलाया जाएगा
फर्स्ट इंटरव्यू डायरेक्ट होता है, रेस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में फर्स्ट इंटरव्यू के चलते सेकंड कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है कि यू वेट फॉर द कॉल। नए बच्चे, पुराने बच्चे ध्यान करें, जब उनको बैठाया जाता है तो यूजुअली दे आर फेसिंग अ वॉल, व्हाइट वॉल होती है, येलो वॉल होती है, जो भी वहां पे होगा कलर, और वहां पे आप फेस कर रहे होते हैं, वहां देख रहे होते हैं और वहां पे आप वेट करते हैं। दैट कैन बी 10 मिनट्स, दैट कैन बी 15 मिनट्स एंड दैट कैन बी 5 मिनट्स। लेकिन ध्यान रखिए, मेरा पहला एक्सपीरियंस ये बताना चाहता है कि वो 10-15 मिनट्स जो हैं वो लाइफ चेंजिंग प्रोसेस होता है। आप में से जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया होगा, ध्यान करिएगा कि उन पर्टिकुलर 15 मिनट्स के वेटिंग पीरियड में ही कई बच्चे हौसला हार जाते हैं, कई बच्चों के हाथ कांपने लग जाते हैं, कईयों के पैर कांपने लग जाते हैं। तो आपका इंटरव्यू, ध्यान रखिएगा, आपकी उस कॉल से स्टार्ट हो जाता है। उस कॉल की स्टार्ट से ही आप अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाएं दैट यू आर इन द इंटरव्यू। आप ये मत सोचिएगा कि अभी तो इंटरव्यू रूम के अंदर होना है। बड़ी सिंपल प्रैक्टिस है कि जब वॉल की तरफ आपको मुंह करके बैठाएं तो थिंक ऑफ द गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के जो अच्छे पल हैं उनको याद कीजिए। उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इंटरव्यू के बारे में मत सोचिएगा, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा, क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बारे में ध्यान मत करिएगा। प्योर मेंटली अपने आप को फ्री रखिएगा। इंटरव्यू के बारे में सोचने के अलावा जो मर्जी आप अपने जिंदगी के अच्छे, मतलब जीवन के कोई अच्छे पलों के बारे में सोचिए, कोई फैमिली मेंबर के बारे में सोचिए, आसपास वहां कोई पौधा लगा है उसकी तरफ अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, बट डोंट कंसंट्रेट ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस। वहां इंटरव्यू प्रोसेस पे अगर कंसंट्रेशन चला जाता है तो वहां से एक वीकनेस आ जाती है और आपका माइंड इंटरव्यू प्रोसेस में जाके लूज करना शुरू कर देता है। ऑल ऑफ अ सडन कॉल आएगी आपको, सो एंड सो, अंदर आए, पियोन आपको कहेगा प्लीज आपका नाम आ गया, जाइए। आप जैसे ही एंटर करेंगे दो फेस करेंगे आप, एक कि रूम आपको गेट खोल के दे दिया जाएगा और यू हैव टू से मे आई कम इन सर और मैडम व्हाटसोएवर, मे आई कम इन, थोड़ी लाउड वॉइस में, क्योंकि टेबल थोड़ा डिस्टेंट होती है। आपकी वॉइस इतनी लाउड तो होनी चाहिए कम से कम उनके कान तक पहुंचे। वहां पे कई बच्चे बहुत लो वॉल्यूम पे बोल देते हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर देता है। इंथुजियास्टिकली बोलना है, मे आई कम इन। अब जब आपको वहां पे है, और दूसरा एक ऑप्शन होता है, कई बार क्या होता है, पियोन इज बिजी इन सम वर्क, आपका नाम आ जाता है और यू हैव टू ओपन द डोर योरसेल्फ। अगर डोर खुद खोलना हो तो ट्वाइस नॉक के बाद खोलिएगा, 2 बार उस पर नॉक कीजिए, फिर गेट खोल दीजिए, मे आई कम इन सर। आपको एंटर करना है, कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आपको कुर्सी तक जाना है। कॉन्फिडेंट वॉक विद अ प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस। वहां पे आपको फेस पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रखना, अगर हो भी तो दिखाना नहीं है। स्ट्रेस अगर वहां से ही फेस पे रख के जाएंगे तो वहां टेबल तक पहुंचते पहुंचते में आपका डेफिनेटली आपकी मूवमेंट या आपकी कोई चलने का तरीका वो उन्हें शो कर देगा कि बच्चा जो है वो घबराहट में है। वहां जैसे ही कुर्सी के पास पहुंचे, आपका बड़ा कूल एक वो होगा जेस्चर, पहले लेडी मेंबर जो भी हो, गुड मॉर्निंग मैम, फिर मेल मेंबर, गुड मॉर्निंग सर। अगर सारे मेल हैं, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल भी चल सकता है, या गुड इवनिंग टू यू ऑल भी चल सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको अपना हौसला लूज नहीं करना। ये इस चीज को सीखने के लिए ऐसा मत कीजिएगा कि मैं इस पर्टिकुलर तरीके से बोलूंगा, ये बोलूंगा, कि वो आप अपना ओरिजिनलिटी लूज कर दे। ओरिजिनलिटी लूज नहीं करनी, इसको स्पेशली सीखना नहीं है। बड़ा सिंपल सा जेस्चर है, लेडी बैठी हो तो पहले उन्हें विश करना है, देन मेल को विश करना है, एज पर योर कन्वीनियंस। उसको सीखना नहीं है, सीखने से चलो लेट मी रिपीट बेटा। आप आए, कुर्सी पे पोस्चर बहुत प्रॉपर लेना है,
पोस्चर ऐसे नहीं, जल्दीबाजी में क्या है, बच्चा यूजुअली कुर्सी पे थोड़ा आगे बैठ जाता है, फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो अपने पोस्चर को चेंज करता है। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन। आप फर्स्ट टाइम में ही कुर्सी पे अपना पोस्चर ऐसा प्रॉपर रखिए जिसमें आपका कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपका कॉन्फिडेंट लुक लगे। आप जब उन्हें फेस करें तो प्लेजेंट स्माइल के साथ आप इंटरैक्टिव उसमें लगे, पोस्चर में। आप आगे बैठेंगे तो थोड़ा लीन हो जाएंगे, लीन, ये हम्बल, वीकनेस आपकी दिखाई देगी। आप बहुत ज्यादा पीछे की तरफ होंगे तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएंगे, ये एरोगेंट पोजीशन हो जाती है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि कुर्सी पे जब बैठे तो आपका पोस्चर बहुत कूलली और स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे आपका वहां पे बड़ा इंटरैक्टिव आप लगे, ना एरोगेंट लगे और ना लीन होके अपनी वीकनेस शो करे। कंधे आगे की तरफ नहीं झुके होने चाहिए, अगर हाथ यूं बांधे भी तो कंधे आपके सीधे होने चाहिए। ये यूजुअली बॉडी का लैंग्वेज है कि बॉडी में इस तरह दिखाने से सामने वाला इंटरैक्शन इजीली करता है, नहीं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से इंटरैक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होता सामने वाले से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली सभी बच्चों को ये आएगा, अपने बारे में बताइए। थोड़ा सा वो आपको कूल डाउन करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि भाई हाँ भाई, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे। बच्चों एक समय पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब अपने बारे में बताइए वो बोलते हैं तो कई तरीके होते हैं अपने बारे में बताने के लिए। आप फ्रेशर हैं, आपने ग्रेजुएट किया, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, आप अपने बारे में बताने में एक दो सेंटेंस अपनी पर्सनालिटी के जोड़ सकते हैं। आई डोंट नो आप सबके बीच में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं सब में कुछ ना कुछ है, तभी आरएएस के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है। आप उन पर्सनालिटी के उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को देखिए और जब अपने बारे में बताइए तो सिर्फ नाम, एड्रेस, मैं नाम और स्थान नहीं बताना होता, आप एड्रेस और ये सब बताने के साथ अपने बारे में कुछ जो आपने लाइफ में किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको जरूर पॉइंट आउट करें वहां पे। इसका एक बेनिफिट होता है, जब आप ये पॉइंट आउट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर सेकंड क्वेश्चन आपके उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लेके चला जाता है और आपके पास एक बहुत अच्छा मौका आता है अपने बारे में और स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो कोशिश ये कीजिए कि भाई आप उसके अंदर प्रेजेंटेशन में अपनी एक आधा पर्सनालिटी का ऐसा कल्ट रखिए, जब वो अपने बारे में पूछे तो आपकी फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन, आप कैसे ऊपर चढ़े, कहां कहां आपने वो मूवमेंट किया, किस तरह आपका वो रहा, लाइफस्टाइल क्या है, कौन सी डिग्रीज आपने की हैं, इनके बीच में कहीं कोई एनसीसी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कोई एनएसएस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, किसी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो वर्क कर रखा है, किसी ने कोई सोशल सर्विस का काम कर रखा है, ये कर, उसको थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग आप पूरी तरह प्रेजेंट नहीं करना, वो तब बताना है व्हाई आई चूज यू, मैं आपको ही क्यों सिलेक्ट करूं, बताना सारा वहां है, लेकिन उसके अंदर आप एक इनपुट दे सकते हैं कि आई एम गुड एट दिस। क्योंकि अगर वाई आई चूज यू ऐसा कोई क्वेश्चन आए नहीं आगे तो भी उनको एक तो हिंट मिल जाए कि कॉन्फिडेंट है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है इसके अंदर। और साथ में अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन हो टू गिव अ डिटेल, वो अपनी बारे में डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन करने का। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि भाई आपको जब ये सवाल आए तो अपने बारे में, और ध्यान रखिएगा जब अपने बारे में बता रहे हैं तो बी वेरी प्लेजेंट एंड वेरी स्माइलिंग एंड वेरी कूल। कभी भी ऐसा नहीं होना कि अपनी कूलनेस, अपनी स्ट्रेस, अपने उसको माथे पे त्योड़ी डाल दी, ये डाल दी, ये चीजें आपकी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। बड़ा कूल का उसमें जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली उनके ऊपर आता है कि आरएस क्यों बनना चाहते हैं, आपके पर्सनालिटी के जनरल क्वेश्चंस हैं। आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, आपने तो ये कर रखा है। ध्यान रखिएगा कि अगर जो जॉब से आगे आरएस में प्रमोट हो रहे हैं या उससे अपग्रेड कर रहे हैं अपनी जॉब को, वो एक बहुत ही अच्छा आंसर तैयार करें कि व्हाई आई वांट टू अपग्रेड। ये जनरल ऐसा नहीं होता कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर आंसर। लेकिन उस आंसर में एक बात का खास ध्यान रखिएगा, पुराने अपने जॉब को क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको।
उसका अप्रेज, उसकी अच्छाई के साथ आपको बताना है कि मैं आरएएस क्यों बनना चाहता हूं। अगर क्रिटिसिज्म कर दोगे, दिस इज वेरी नेगेटिव। पुराने जॉब की अच्छाई बताए मेरे को वहां, और पुराने जॉब की अच्छाई बताते हुए इस बात का ध्यान रखें जितने आप जॉब में जा रहे हैं कि पुराने जॉब की अच्छाई को इस तरह पेश करें कि उनको यह फील हो कि आरएएस बनके ये और अच्छा कर सकता है। सपोज कोई टीचर है, टीचर से वहां पे जा रहा है, तो बड़ा अच्छा आंसर है कि सर मैं टीचर हूं, आई एम वर्किंग इन सच एंड सच कंडीशन, मैं इस जगह पे, छोटी जगह पे काम कर रहा हूं, मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स ज्यादा पता है। बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने उनकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह समझा, उनके पेरेंट्स की लाइफ को समझा। ये जोड़ देंगे तो इसका मतलब है एक बेटर आरएएस आ रहा है सामने, कि इसको बेसिकली सारी नॉलेज है इस तरह की। कोई सपोज करो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग से अपनी जॉब को इसमें स्विच ओवर कर रहा है, या फ्रेश इंजीनियर ऊपर जा रहा है, वो इमीडिएटली बोलेगा कि मेरी मैथमेटिकल और मेरी जो ये ऑब्जेक्टिव स्किल्स है दैट इज फार मोर गुड देन अदर पीपल, कि भाई मैं बहुत अच्छा लॉजिकली ऑब्जेक्टिविटी में सोच सकता हूं जितना शायद दूसरा, मतलब बोलना नहीं है कि दूसरा नहीं सोच सकता, लेकिन बोलो कि हम सोच सकते हैं, हमारे कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये बात को ले सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यूजुअली इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स को आप लेकर आते हैं जिसके अंदर एक ग्रुप से वर्क करते हैं आप। इस तरह की बातों को आप अपने जॉब के साथ जोड़िए। अपनी जॉब को जब आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई हम किसी इस जॉब से स्विच ओवर कर रहे हैं और उनका यह सवाल है कि भाई आपने इस जॉब को क्यों छोड़ के या इससे क्यों आना चाहते हैं, तो अपनी उस जॉब की अच्छाई बताएं, लेकिन अपग्रेडेशन बताएं। बचपन से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का सपना था, ये था, वो जो एक जनरल बातें हैं वो बताएं, उसके साथ आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि बहुत कूलली कह दिया कि सर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप बहुत कूलली आप कहते हैं कि नहीं सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर गुड, मैं तो इसी में आना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं उनका सवाल करप्शन और इससे रिलेट कर जाएगा। वो कहेंगे वाई गुड, क्यों आप आना चाहते हैं, क्या ऐसी वो है कि इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं। आप कहोगे सैलरी और वाइज आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इनिशियल सैलरीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं जब जिस सैलरी तक आप पहुंच चुके हो, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा कॉज लेकर आए जिसके लिए आप अपनी जॉब चेंज को एक्सप्लेन करें। ध्यान रखें इस आंसर को विद एक्सपीरियंस आप प्रिपेयर करें, डोंट टेक इट लाइटली। फिर आपके पास आगे जाते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चंस में एरिया सेंसिटिव आपको होना है। आप जिस एरिया से जा रहे हैं वो एरिया के बारे में वो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि भाई उस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, कोई विजिटिंग प्लेसेस हैं, ये है, तो उनके बारे में आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई इंजीनियर जाता है और वहां से उससे कोई पर्टिकुलर थ्योरम पूछ ली जाती है और उसका आंसर में वो कहता है सर आई डोंट रिमेंबर येट नाउ, मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है ना, इसको अभी नहीं पढ़ के आया, तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो ये पूछते हैं कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के अंदर क्या समस्या, और आप ये कहें कि मुझे नहीं पता, ये बहुत नेगेटिव रहेगा आंसर, क्योंकि नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, लेकिन वो ये कम से कम आपकी इमोशनल कोशेंट को जांचते रहेंगे हर मौके पे कि ये मतलब देश की या अपने क्षेत्र की समस्याओं से कितना इसको जुड़ाव है, ये वर्तमान समस्याओं को कैसे एनालिसिस करता है, ये वर्तमान समस्याओं को देखता किस नजरिए से है। ये चीजें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो डिस्कशन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि आप पर्टिकुलर फील्ड से जा रहे हैं, फील्ड का कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कोई डेप्थ का क्वेश्चन है, या कोई एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट के बारे में पूछे और आप ये कहने नहीं आता, दैट हार्डली मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि भाई ये मैं आंसर कर नहीं सकता, या ये कुछ नहीं हो सकता, या मेरे को क्षेत्र की समस्याएं नहीं पता, या आज बच्चों पे क्या हो रहा है वो नहीं पता, या आपको ऐसा डेटा नहीं पता जो एक जनरलाइज्ड डेटा है, तो बड़ा नेगेटिव जाती है वो इंटरव्यू में बात। तो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रखें कि आपको आंसर्स प्रॉपर देने हैं। दूसरा, आंसर्स में यह भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट लॉज को किसी तरह क्रिटिसाइज नहीं करना है। यहां जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो कई बार ऐसा फील होता है या कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो
अपने पर्सनल जो वो हैं जॉब्स या पर्सनल रिलेटेड जो उनके मतलब वर्क्स हैं, उन रिलेटेड वर्क को अब गवर्नमेंट के डिसीजन से ऊपर बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा वहां नहीं करना है। वहां पे अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉजिकल फैक्ट्स आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। जैसे में एक जनरल क्वेश्चन है, हम यहां पे कई बच्चे, चूंकि यहां फार्मर्स के बच्चे, यूजुअली फार्मर से रिलेटेड बच्चे बहुत आते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड, तो हम फार्मिंग लॉज के बारे में पूछ लेते हैं। अब फार्मिंग लॉज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ब्लंटली कह देते हैं वो तो गलत थे, वो तो सरकार ने किसी से बात ही नहीं करी करते हुए। चलो कोई बात नहीं, इट इज अ फैक्ट कि भाई ठीक है उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन जब हम उनसे डेप्थ में पूछते हैं कि गलती क्या थी, कौन से क्लॉज में गलती है, कौन से रूल में गलती है, किस तरह आप उसको एनालाइज करते हैं, तो कहते हैं सर हमने ढंग से पढ़ा नहीं है इसे। समझ गए दोनों कितनी मतलब ऑपोजिट बात हो गई। तो ध्यान रखिए कि आपको आंसर में कोशिश करना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना नहीं है। अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जा रहे हैं तो आपको उसके सारे लॉज, डेटाज आपको नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि वहां वो डीपली आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये डीप क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करना है। अगर डीप नॉलेज नहीं है तो काइंडली फ्लाई कर जाओ, बिल्कुल ऊपर ऊपर सतही बात करके एंड कर दो। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू टेक्निक के अंदर हम इंटरव्यू जब लेते हैं या इंटरव्यू आप जब दे रहे होते हैं तो एक बात का इट नीड मोर प्रैक्टिस। ऐसा इजीली नहीं है कि आ जाए आपको, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम जब वहां बैठे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि अरे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा आया है जिसको मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ रखा है और आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। कई बार ऐसा फील हो जाता है हम जब सुन रहे होते हैं कोई भी फील्ड की नॉलेज इन द सेंस, वो किसी लॉ पे पूछ लें, वो कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम पे पूछ लें, वो किसी पॉलिटिकल सिचुएशन पे पूछ लें, वो किसी ऐसी चीज जो आपने बहुत डेप्थ में पढ़ रखी है। अब जैसे ही डेप्थ में पढ़ रखी है तो डोंट फ्लोट, आप अपनी डेप्थ नॉलेज वहां बताएं और काइंडली एंड अप योर आंसर विद अ क्वेश्चन। अपना जो एंड करते हैं आंसर, उस पे एक क्लॉज डाल दें कि सर ऐसा भी हो सकता है, दिस लाइक दिस। जैसे ही आप एंड डालेंगे 90% आप देखना इंटरव्यू के अंदर हो सकता है कि क्वेश्चंस का जो एंडिंग होती है उस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता ही आता है। कैसे हो सकता है, क्यों, आप ये क्यों नहीं मानते? तो वहां पे आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस होता है कि अपने जो 20-25-30 मिनट्स का टाइम है उसमें 5 मिनट अपनी नॉलेज को शो करने का, क्योंकि आपने उस पर पढ़ बहुत रखा है, नॉलेज बहुत है, तो आप फ्रॉम दी रूलिंग्स उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उठाएंगे और उससे फैक्ट्स निकाल के उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, और तो उनको ये पता लगता है कि इसके पास नॉलेज है। अब नॉलेज, ये क्वेश्चन आपने, उन्होंने पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन आपने ही जनरेट करवा लिया अपने लिए। तो ये इस पे प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन ट्राई टू डू इट। ऐसा हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फील्ड ऑफ नॉलेज को देखिए, अपनी उसको देखिए, उसके ऊपर थोड़ा वो करिए। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हम पूछते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं, 2 बता दीजिए, आपकी अच्छाइयां क्या हैं, 2 बता दीजिए, आपकी हॉबीज क्या हैं, बता दीजिए, आप बेस्ट किस पर्सन को एडमायर करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। ये बड़े जनरल क्वेश्चंस हैं। एक बात ध्यान रखिए कि आप एक बहुत अच्छी हाई लीडर पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, इस जॉब को इंटरव्यू देते हैं, एचटीएम बनते हैं, कुछ और बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखनी चाहिए। इस आंसर के ऊपर स्माइल करना, हम्बल हो जाना, अरे सर मेरे में क्या अच्छाई है, इस तरह की बात कर देना, अरे सर बुराई एज सच तो कोई भी नहीं है, ये आंसर्स नेगेटिव होते हैं। आपको प्रॉम्प्ट आंसर देना चाहिए, चाहे इसको प्रिपेयर कर लो, आपका प्रिपरेशन पहले हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को इस पे ऐसा सा आंसर देना है। कारण इसका यह होता है कि अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा भी वो हो जाते हो कि सर ऐसा थोड़ी होता है, या इस तरह का अपना एक वो देते हो, शो करते हो, तो उसके अंदर हमेशा सामने वीकनेस जाती है।
इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इन चीजों को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। और प्रिपेयर में ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो कहे सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्सा बहुत आता है, पहला ही पॉइंट ऐसा हो जाता है कि जिसमें उसको नेगेटिव मार्क मिलता है कि भाई इसको रखना नहीं है, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक इंटरव्यू चल रहा है, उसमें वो ये बता रहा है गुस्सा आता है, वहां फील्ड में तो आपको 1000 तरह की सिचुएशंस आएंगी और गुस्सा तेज आता है तो पता नहीं आप कौन से डिसीजन किस तरह कर दोगे। तो हो सकता है आपको गुस्सा आता हो, लेकिन वहां ऐसे आंसर्स नहीं देने हैं। कोशिश करना है इन पर्टिकुलर चीजों के आंसर्स आपको इस तरह मोल्ड करने हैं विच शुड कोरिलेट विद योर सिचुएशंस, जो आपके जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हो या उसको फेवर करते हो। इसके अंदर यह सोच के बैठ जाना, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए मैं खास कर कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कि यह सोच के कि ये कोई क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपकी पर्सनालिटी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये 20 मिनट्स का इंटरेक्शन जो है वो आपकी पर्सनालिटी का इंटरेक्शन है। दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, कि आपको कितनी डेप्थ नॉलेज है वो टेस्ट करने नहीं वहां पे बैठे हैं। एक सिचुएशन और आती है इंटरव्यू में, समटाइम्स आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं और बोर्ड से आता है अरे नहीं ऐसा तो नहीं होता, और आप उसके अंदर कोशिश करते हैं नहीं सर ऐसा होता है, मैंने पढ़ा है, बहसते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बहस तब करनी है जब टॉपिक की नॉलेज अच्छी हो, दूसरी बहस करनी ही नहीं है। अपने हम्बल उसमें आए और कहें मे बी सर आई एम रॉन्ग। दूसरे के तरह उसमें पहली बहस भी तब करनी है, नहीं सर ऐसा होता है, मेरे को पता है, इन बुक्स में पढ़ा है, ऐसा वो एक बार आप कर सकते हैं तब जब आपको उस टॉपिक पे बहुत अच्छी नॉलेज है। नहीं तो बहस को अवॉइड कीजिएगा। इंटरव्यू में बहस नहीं चलती। अगर वहां पे बैठ के ये कोई बोल रहा है कि अरे नहीं नहीं आप ये गलत बात बोल रहे हैं, तो अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप ये बोलेगा मे बी सर आई एम रॉन्ग, और स्माइल के साथ बड़ी कूलली कैजुअली। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकली और इसके लिए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा कहूं, भाई राजस्थान की सरकार में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? ओ इन एंथुसियाज्म यू स्टार्ट टॉकिंग फैक्ट्स। सर हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है, उसमें ये हो रहा है, उसने इसके लिए ये कह दिया, उसने उसके लिए ये कह दिया। यू स्टार्ट नो, मे बी यू आर राइट, बिल्कुल फैक्चुअली बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब हम कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के ऊपर आंसर ना देने की। हमें ऐसे आंसर से बचना है। हमें अपनी नॉलेज वहां नहीं दिखानी। हमें यह कहना है नो सर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी गुड और एवरीथिंग इज फाइन, कुछ बस एंड, शॉर्ट एंड स्वीट में इसको एंड अप करना है इशू को। क्योंकि ये इश्यूज ऐसे होते हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनको आप थोड़ा 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 जब बढ़ाने लग जाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि आपका माइंड और उनका माइंड सिंक्रोनाइज कर जाता है। और अगर सपोज करो कि आप जिस बात को कर रहे हैं और वहां पे एंटी माइंड वाला बैठा है, तो इट एंड अप इन अ वेग डिस्कशन, किसी ना किसी तरह वेग फील्ड में चला जाएगा, ये नहीं है वो नहीं है, और आप वही जो मैंने कहा एंड बहस में होगा जो क्लूलेस होगी और एंडलेस होगी। तो कोशिश करें कि ऐसे आंसर्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से एंड अप करना है आपको। इसके लिए बढ़ा के आंसर नहीं देना है, ज्यादा डीप आंसर नहीं देना है। आपको यह नहीं कहना है उस पर किसी तरह के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दें। तो जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा, आर वी सेक्युलर? यस सर, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सो एंड सो, या प्रीएम्बल वी आर सेक्युलर, बस एंड।
लेकिन उसमें कहें सर हम सेकुलर तो हैं लेकिन फला चीज ये करते हैं तो अनसेकुलर वो हो जाते हैं, बेसिकली सेकुलरिज्म वर्ड इज नॉट गुड, धर्म नहीं होना चाहिए, इसमें पंथ होना चाहिए, ऐसे उसको बढ़ाना नहीं है। क्या प्रेजेंट सिचुएशन में कम्युनलिज्म बढ़ा है? हम स्टार्ट कर देते हैं नहीं सर ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन फिर भी देखो कम्युनलिज्म तो बड़ा है, हेट्रेड बड़ी है ये। नो, सीधा इसको एक लाइन में एंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस को किसी भी तरह डेप्थ देने का प्रयास नहीं करना है, अपनी नॉलेज मत भगाड़िएगा, वहां पे एंड कर दीजिए और बड़ा कूल उसमें उसको वो कर दीजिए। आंसर देते वक्त ध्यान रखना है मेंबर्स को बीच बीच में इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि वाइल यू आर आंसरिंग, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, सपोज बीच वाले ने पूछा है, तो साइड वालों को अवॉइड नहीं करना है। आपको दोनों की तरफ, चाहे पॉज ऑफ अ सेकेंड, आपकी नजर उनकी तरफ भी जाए, उनकी तरफ भी जाए। इसका यह मतलब होता है कि यू आर इन्वॉल्विंग एवरीवन इन योर आंसर। आप इंडिविजुअली एक जैसा आंसर नहीं दे रहे या एक ही आदमी को अपनी व्यू नहीं बता रहे, आप दोनों तीनों को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आंसर के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये मतलब आप इसको माइंड से करना शुरू करिए। इसका तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, फ्रेंड्स के बीच में बैठ कर डिस्कस करिए, तब भी इसको हैबिट में लाइए। आप किसी पब्लिक डिस्कशन में जाते हैं तब भी हैबिट में लाइए, क्योंकि ये एक जनरल आपका फैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बन जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि भाई आपकी कोई नॉलेज चुरा लेगा, ये कर लेगा। आप जितना डिस्कस करें, अपनी फैमिली में डिस्कशन करें तो भी ऐसे पॉज कीजिए, एक दूसरे की ओर देखिए, ये एक हैबिट को क्रिएट कीजिए अपने अंदर। कुछ लोगों को लगता है मैं तेज बोलता हूं। मैं एक इंटरव्यू का अभी पिछले हम तैयारी करा रहे थे, हमारा एक बच्चा जो है वो इसमें निकला है, ये सूचना अधिकारी बना है, इसमें सूचना उसमें विभाग में। वो ये बोल के मेरे पास आया, कहता सर मेरे को हर जगह इंटरव्यू मॉक देता हूँ, ये देता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मेरी वीकनेस है, मुझे कईयों ने टोक दिया, क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा कि जब आप इंटरव्यू दें और आपसे पूछें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं कहना कि सर मैं बहुत फास्ट थिंकर हूं और दैट इज वाई मेरे मुंह से बहुत फास्ट बातें निकल जाती है। मैंने कहा अपनी स्ट्रेंथ में यह बात बोल देना। अब स्ट्रेंथ में जब यह बात बोल दी कि मेरे मुंह से थोड़ी फास्ट बातें निकल जाती है, क्योंकि मैं फास्ट थिंकर हूं, मेरे माइंड में बहुत तेजी से मैं थॉट प्रोसेस को वो कर लेता हूं बैलेंस, और मेरी बातें बहुत तेजी से आगे बाहर आती हैं। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ को बना दिया इसके साथ। तो ध्यान रखिए कि कहीं भी आपकी वीकनेस नहीं है, यू हैव टू थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन, और आपको पता लगेगा कि ये मेरी वीकनेस नहीं है, आई कैन मेक इट अ स्ट्रेंथ, यह मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो इस तरह की स्ट्रेंथ को बनाना बहुत जरूरी है और इस तरह की स्ट्रेंथ को लेके आपको साथ चलना है। थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। इफ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, नेचुरली कोशिश वो ये करेंगे कि आपके लिए बीटेक जिस फील्ड में है तो उस फील्ड का कुछ सवाल पूछें। ध्यान रखिए बेसिक सवाल के आंसर्स आपको आने ही चाहिए, ऐसा ना हो कि बेसिक्स भी ना आता हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं डेप्थ में वो नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे। जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, जनरल पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशन आई मीन अगर कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं विद फैक्ट्स यू आंसर एवरीथिंग, बट इन द थिंग यू डोंट नो द फैक्ट्स। कई बार हमें होता है ना, डेट्स नहीं पता, हमें नहीं पता ये किस मतलब पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, इसका बेसिक एजेंडा पीछे क्या था, ऐसी ना पता हो तो मेक इट शॉर्ट, आंसर शॉर्ट कर दो। डिलिबरेटली उसको मतलब डिटेल आंसर देने का प्रयास मत करो, उसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कर दो, उनके वर्ड्स को पकड़ो, वर्ड का पिन पॉइंटेड आंसर उनके सामने रख दो और उसके बाद माइल्ड सी स्माइल दो कि दैट आई हैव एंडेड, भाई मेरा एंड हो गया है आंसर का। तो उनका सेकंड क्वेश्चन आएगा और 99% सेकंड क्वेश्चन डिफरेंट आता है, वो उसमें डेप्थ में नहीं जाते वो। और मैंने फिर वही बात बता दी कि अगर आप डिटेल डेप्थ में जाएंगे तो आपका आंसर इस तरह जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि आपके आंसर्स में से वो क्वेश्चंस को उठाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बच्चे अपनी जॉब को बताने के चक्कर के अंदर, जॉब की एक्सप्लेनेशंस के चक्कर के अंदर
RS क्यों बनना चाहते हो पे ही फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी चीजों का, और इन छोटी चीजों के साथ प्रिपेयर कीजिए। हाथों को मूव नहीं करना, जब वहां बैठे हैं तो हाथ को, ये अगर किसी को टेबल हो तो टेबल पे यूं रख ले, अगर किसी के पास हाथ मूव करता है या वो आंसर करते हुए यूं यूं करता है, यूं करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, तो अपने हाथ को पकड़ ले, लेकिन मूव मत करना हाथों को। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कूल डाउन रखना, अपने पोस्चर को ईज पे रखना, स्माइलिंग फेस रखना, और इस बेस को रखते हुए आप इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे। आई नो यू आर एवरीवन। और ध्यान रखिए एक बात का बहुत खास ध्यान रखना, जब हम कहीं पे इंटरव्यू देते हैं, सपोज आप मेरे पास आए, मैंने आपको 5 कमियां बताई, आप थर्ड के पास गए, उसने 5 बताई, आप फोर्थ के पास गए, उसने 5 बताई, तो इससे हतोत्साहित कभी मत होना। यूजुअली क्या होता है, ये मेरे देखने का नजरिया है कि मैं आपको क्या कमी बता रहा हूं। हो सकता है वो आपका नेचुरल फिनोमिनन हो ही ना, भाई नेचुरली आप वैसा ना करते हो, मेरे सामने आके ऐसा गलती से हो गया हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई बाहर आके कहता है ये सवाल पूछे मुझसे तो और मुझे तो आंसर नहीं आते थे, तो डरना और घबराना मत, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछे, वो उनसे पूछे हैं, और वो सवाल आपसे पूछेंगे इसका कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, जब आप वहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी ने कमियां बता दी, अगर आपकी मूवमेंट और आपकी बेसिक पर्सनालिटी से रिलेटेड कमी बताई है, तो प्लीज बहुत कम समय है, उसको रिमूव करने के चक्कर में बाकी चीजें मत खराब कर लेना। कई बच्चों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि मेरे मन में ये, मेरे पास ये कमी है मेरे में, तो उसको रिमूव ऐसे मत करना कि आप अपनी टोटल पर्सनालिटी को एक नई बनाए चल दो। आपको नई पर्सनालिटी नहीं क्रिएट करनी, आपको सिर्फ उस 30 मिनट्स में वो पर्सनालिटी दिखानी है। मेकअप योर माइंड कि मुझे सिर्फ 30 मिनट ऐसा करना है, मेरी उस 30 मिनट्स में बेस्ट आउटपुट सामने वाले के सामने आ जाए, दैट इज ऑल। तो अपनी नेचुरल जो मूवमेंट्स हैं, नेचुरल सोच है, नेचुरल बिहेवियर है, उसको मत बदलिएगा, वो वैसा ही रहने दीजिए। क्योंकि उसको बदलने के चक्कर में, और आप ये सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू में उसको बदल दूंगा, तो 99% वीकनेस आती है, कोई मिस्टेक हो जाती है। तो उसको मत बदलिएगा। ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में 3 कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअस क्वेश्चंस पे ये कह दिया सर आई डोंट नो, आई एम सॉरी, ये नेगेटिव नहीं होता। लेकिन एक क्वेश्चन पे, एक ऐसे क्वेश्चन पे ये कह दिया कि आई डोंट नो या आई डोंट वांट टू स्पीक, जैसे आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके गांव में क्या है, ये देश की समस्या क्या है, राजस्थान की बेसिक समस्या क्या है, कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, ऐसी चीज पे बोल दिया, तो दैट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ये आपको बेसिक्स आनी ही चाहिए इंटरव्यू में, यहां नहीं। हां, सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, आपके कोर्स नॉलेज में, आपकी कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे अगर ऐसा हो जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन पे भी कह दिया आई एम सॉरी सर, मैं ये पढ़कर नहीं आया, आई एम सॉरी सर, इसके बारे में डिटेल मुझे नहीं पता है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, या बेसिक वो फैक्ट जो सारे लेमैन्स को भी पता है, वहां पे आप अगर अवॉइड करेंगे, तो ये मियर अवॉइडेंस होता है टू द इंटरव्यू बोर्ड, कि आप इंटरव्यू बोर्ड को के क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कतई मत होने दीजिएगा। मैं चाहता हूं कोई पर्टिकुलर आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे हों, आई विल कम अगेन एंड अगेन। कल से आपके सब्जेक्टिव, या कल से या जब भी जानदू जी चाहेंगे, आपकी सब्जेक्टिव क्लासेस हम लगाएंगे यहां से। कोई पर्टिकुलर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में, ये चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसके बेसिक आंसर आपको करता हूं कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर चीज को पूछना चाहते हैं आप इंटरव्यू से रिलेटेड, तो प्लीज गो अहेड। देखिए,
क्वेश्चन आया हाउ टू एंड द इंटरव्यू। किसी भी चीज में इंटरव्यू को एंड करने का सबसे अच्छा तरीका है विद अ प्लेजेंट स्माइल। 90% इंटरव्यू ये होगा कि मेंबर्स आपको कहेंगे ओके मिस्टर, ये एंड होता है। अब उसके बाद आपका जेस्चर रहता है, आप बहुत प्लेजेंट स्माइल के साथ थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्ट्रेस से नहीं बाहर निकलना, उनको ये फाइनली भी ये शो मत करना, यही एक बेस्ट एंड होता है। स्माइल पूरे इंटरव्यू में रखनी है, लेकिन एट द एंड आप अगर थोड़ी बड़ी स्माइल भी दे सके तो कोई बुराई नहीं है। एक बात बता दूं, किसी बच्चे ने पूछा मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, ये एक बेसिक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि एक जनरली आपके साथ चली आ रही है, बहुत बचपन से चली आ रही है। इसको कभी मत अपनी वीकनेस बनाने। स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है क्या, मुझे ये बात समझाइए। वाई यू थिंक कि आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम है? सोचेंगे तो होगी, नहीं तो बी कॉन्फिडेंट, कहिए कि सर आई स्टैमर अ लिटिल, क्या दिक्कत है कि सर मैं थोड़ा अकलाता हूं, और स्माइल के साथ कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, घबराएं नहीं इसके अंदर। अगर आप पहले से मानेंगे कि मैं स्टैमर करूंगा तो वो नहीं रखेंगे। स्टैमर इज नहीं, आप जानते हैं कि भाई दिव्यांग लोगों को रखा जाता है, एक ब्लाइंड कैंडिडेट को रख लेते हैं, तो स्टैमरिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी स्टैमर कर रहे हो तो ये क्या प्रॉब्लम है? मेक इट स्ट्रेंथ, उनको पहले ही बोल दीजिए सर मैं थोड़ा सा ऐसे बोलता हूं, प्लीज मैं डोंट माइंड इट, क्या फर्क पड़ जाता है इसमें। तो इसलिए मैं जो भी ये बोल रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लीज, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम वाले भी आरएएस हैं, हम जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसको कभी आप प्रॉब्लम समझ के इंटरव्यू की तैयारी मत कीजिए। करते हैं कोई बात नहीं, ये आपकी लाइफ की एक वो है, ठीक है, जो एक छोटी सी कमी आ गई है, वो कोई कमी आप 15 दिन में नहीं सुधार सकते, तो वहां पे एडमिट कीजिए कि हां ये छोटी सी कमी है मेरे अंदर, बट बी वेरी फ्रैंक, और इसको वीकनेस मान के एडमिट मत कीजिए, बी वेरी स्ट्रांग। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फ्रेंड का एग्जाम्पल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उससे पूछा गया कि यार तुम्हारा नाम ये क्या रखा हुआ है, तुम इतने स्मार्ट हो, फिल्म के हीरो जैसे लगते हो, और ये क्या नाम रख दिया। और देखिए एंड ऑफ इंटरव्यू में वो बोला, हाँ सर नाम तो मुझे भी पसंद नहीं है, अब बचपन में रखा था, मैं तो छोटा ही था, पापा मम्मी ने रख दिया। ही गॉट फेल्ड, छोटी सी बात थी, उसको फेल कर दिया गया। आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में जो भी चीज है, उस पे सबसे पहले खुद गर्व महसूस करो। यह मत सोचो कि सामने वाला करेगा। तो इसलिए ये छोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, ये प्रॉब्लम के साथ हमें आगे बढ़ना है, ऐसे माइंड के साथ आगे। अगर वहां वो बोलते तो इसको बिल्कुल गर्व से बोलो कि सर कोई बात नहीं है, वीकनेस है तो क्या हो गया, आई कैन डू वेरी वेल, मेरे में लीडरशिप स्किल्स है, मैं कर सकता हूं, मैं फील्ड में जाके कर सकता हूं, मैं लोगों को समझा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। माइंड इट, इस तरह के एटीट्यूड के साथ वहां पेश होना है। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आप अपनी कमी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप दुनिया की कमी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप इस कमी को कभी भी कमी मत मानिए, किसी में भी कोई हो। इसलिए इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए आप। हाँ, यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास के लिए कहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे यहां कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं है। एज सून एज वी फाइंड अ एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे ग्रेजुएशन में जरूर ये सब्जेक्ट था, लेकिन उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस में हूं, तो जैसे ही हमें मिलता है हम डेफिनेटली इसकी कोशिश करेंगे। नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस को जानदू जी से डिस्कस कीजिए कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आप फील्ड मतलब पर्टिकुलर डिटेल चाहते हैं, हम आपके लिए उन क्वेश्चंस की तैयारी करके आपको यहां पे समझा देंगे। नेक्स्ट बेटा, और नीचे देखो 13 मैसेजेस हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, यह बात का ध्यान रखिएगा। जब ये सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं, यू आर इन अ फील्ड, बहुत भीड़ आ गई है, एजिटेशन कर रही है, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है कि भाई आप भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को देखा जाता है।
ध्यान रखिएगा कि ये जो सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसके अंदर इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ सोशल प्रॉब्लम, किसी सामाजिक समस्या से रिलेट करके एंटर करे हैं, तो आपको सबसे पहले समझाइश से स्टार्ट करना है। बंद हो गया ये, देखना, साम से स्टार्ट करना है, समझाना है। आई एम सॉरी बेटा, बीच के अंदर कोई नेट प्रॉब्लम आ गई थी, उससे डिस्कनेक्ट हुआ था, तो आई एम बैक। तो सिचुएशनल क्वेश्चन में जब कोई भी सोशल उसमें आए, तो सोशल में समझाइश से स्टार्ट करना है। हाँ, सपोज ऐसा कहें कि उसको एरिया में गुंडे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल है, पुलिस इज द सिचुएशन, आपको पुलिस को हैंडल के थ्रू चलना है। तो जैसी जैसी सिचुएशन में एक्सप्लेन करें, उनके बारे में वैसे ही हैंडल करना है। लेकिन फॉरेन आरएएस सबसे पहला काम होता है समझाना, उनके साथ इंटरैक्ट करना, वहां के बड़े बुजुर्गों से मिलना, वहां के लोगों को इस तरह मोटिवेट करना, यह सबसे पहला काम होता है। उसके बाद वो आगे के स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाते हैं। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम को इस तरह हैंडल करें, फिर कोई सिचुएशन सामने आएगी तो वी विल डिस्कस लेटर। अगर आरयू में आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में बताना थोड़ा इगोइस्टिक होगा। आप गोल्ड मेडल मत बताइए, आप अपनी परसेंटेज को एक्सप्लेन कीजिए, और जब वो आपके बारे में डिटेल पूछे हमारे आपको ही क्यों रख ले, तब इसका जिक्र कीजिएगा कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। इंट्रोडक्शन में आप परसेंटेज से स्टार्ट कर दीजिए कि आई एम अ गुड परसेंटेज होल्डर, मेरी इस परसेंटेज से मैं आया हूं। जब आप ग्रेजुएशन को बोलें तो आप बोलो कि आई गॉट दिस मच परसेंटेज इन माय ग्रेजुएशन, ये बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरू में गोल्ड मेडल बोलना मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंटरैक्टिव वे में ठीक नहीं रहेगा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट में इंडिया की रैंक को एक्सेप्ट करती है, तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? ध्यान रखिए, ये वही तरह का क्वेश्चन है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे रहना है, पहली बात, नेशन बेस्ट है, नेशन फर्स्ट है। दूसरा, रैंकिंग की बात करें तो बहुत अच्छी नॉलेज हो तो आगे क्वेश्चन को डिटेल करना है कि ये रैंकिंग है पर उसके थ्रू ऐसी हुई, उसने ऐसी दी है, उसने ऐसी दी है, तो स्टिल अंडर अ क्वेश्चन, ऐसी बात कर देनी है। अगर नॉलेज कम है तो बड़ा सिंपल स्माइल के साथ आंसर देना है कि सर, मतलब आई डोंट रिमेंबर मच इन इट, मेरे को ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा होता तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई लाइफ, कि मैं सबसे ज़्यादा खुश होता। इस तरह उस आंसर को एंड कर देना है। नॉलेज हो तो रिपोर्ट्स को डिस्कस करिए, नहीं हो तो कहे कि ऐसे। लेकिन यह ध्यान रखिए कि अगर वहां पे कंट्रोवर्शियल बात करें कि वो गवर्नमेंट कहती है पोजीशन, ये गवर्नमेंट कहती है नहीं है, वहां पे एंड करना है कि सर आई डोंट नो अबाउट इट, रिपोर्ट ये कहती है, उसमें डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, रिपोर्ट इस लेवल से आई है तो देखी जा सकती है, उसके लिए अपने को सोचना चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट आई है तो ये क्या है। लेकिन इंडियन एजेंसीज या व्हाट्सएवर फॉरेन एजेंसीज और काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको इस तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, अपना निर्णय नहीं देना इसके ऊपर। एट द एंड इंटरव्यूअर से डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, हाउ। अच्छा, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द इंटरव्यू, ये वो, ऐसे में बेसिकली क्वेश्चन पूछना बड़ी मूर्खता होती है। उसके अंदर ये स्माइल के साथ करो, सर होप द इंटरव्यू इज द बेस्ट वन, या होप माई इंटरव्यू इज फाइन, सर थैंक यू वेरी मच। डोंट आस्क एनीथिंग। आस्क पूछने से कोई आपको कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिल जाएगा। बेटर ये होता है कि आप अपने इंटरव्यू की थोड़ी तारीफ करो और निकल लो, कि सर आप अगर बोलने का मौका ही दे रहे हो तो कहे कि सर मेरे को लगता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, थैंक यू वेरी मच सर। उनको ये एक और ऑप्शन दो कि भाई मैं बेस्ट हूँ, बजाय कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछने के या उनकी नॉलेज टेस्ट करने के। वो मेरे हिसाब से नेगेटिव है। हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, कोई हॉबी नहीं होती अपनी। अपन सारे के सारे पढ़ते हैं और एक जॉब पाने के पीछे लगे रहते हैं। हॉबी एज सच कोई पालते नहीं है। कभी गली में क्रिकेट खिला ले तो खेल लेते हैं, और फील्ड मिल जाए तो फुटबॉल खेल लेते हैं। कभी भी एक चीज पे अटके नहीं है। मैं भी, कुछ बच्चे अटके हों, मैं नहीं जानता, लेकिन मोस्ट ऑफ अस कोई नहीं करता। तो हॉबी यूजुअली जब पूछा है तो कुछ तो बतानी ही पड़ेगी। ऐसे में हॉबी को इनकलकेट कीजिए। हॉबी ऐसी मत करना कि बुक रीडिंग हॉबी है या फला चीज हॉबी है कि जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं पता, स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी है, ये नहीं बोलना। आपको हॉबी इस तरह की बतानी है जो यूजुअली एक जनरलाइज्ड हॉबी है,
जिसके बारे में आप मानते हो कि भाई ये हॉबी किसी की भी हो सकती है कि सर आई लव कुकिंग, कुकिंग इज माई हॉबी, वेन एवर आई एम फ्री मैं कुकिंग करता हूँ। आप कुकिंग करते हो, मैं ये बात ध्यान रखना कि भाई वो ये पूछ ले कि 2-4 बातें कि भाई ये इसमें क्या डलता है या ये क्या होता है, कश्मीरी लाल मिर्च कैसी होती है, वो किस लिए डाली जाती है, तो ये छोटी मोटी बात तो सीख लेना, रेस्ट ऑफ दी कोई नहीं, कुकिंग इज़ अ वेरी नाइस हॉबी। तो इस तरह की चीज़ों को आप वो कर सकते हैं और इसको आंसर करने में भी बहुत आसानी रहती है कि जिसके अंदर अगर वो बहुत डेप्थ में जाने लगे तो कहे सर मैं अपनी होम कुकिंग में बड़ी हॉबी है, मैं कोई इस चीज़ के लिए पढ़ाई या बहुत शेफ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस एंड हो गया बात। तो ये बात को करके आप हॉबी को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हॉबी ऐसी मत रखना जिसमें नॉलेज ही ना हो बिल्कुल, कि और आप सोचो कि थोड़ी हाई फाई हॉबी बताएं जिससे उन्हें अच्छा लगेगा, नॉलेज नहीं होगी तो वो डेप्थ में क्वेश्चन में जाएंगे। नमस्कार अगर करना है तो चीते चीते चलते चलते, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, चलते चलते 99% आपको मेंबर नहीं देख रहे होंगे, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है कि किसी मेंबर की नजर आप तक आएगी। तो चलते चलते मेरे हिसाब से स्माइल कीजिए, नमस्कार मत कीजिए। कुर्सी के पास आके नमस्कार में भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि डोंट वेट कि मेंबर सिर उठा के तुम्हारी नमस्कार एक्सेप्ट करे। कई बार आपको लगेगा कि मैंने तीनों को नमस्कार करी और तीनों ने मेरी ओर देखा भी नहीं, तो इसलिए इसको कोई ऐसा मत बताइए कि कोई एक रूल है कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा, नहीं। कुर्सी के पास हम इसीलिए कहते हैं कि भाई तब नमस्कार करेंगे तो हम ये मान रहे हैं कि उन्होंने सुन लिया। चलते चलते नमस्कार सिर हिलाओगे करोगे वो नेगेटिव होता है, तब से स्माइल देते हो। और कुर्सी के बाद जब आप ये कहोगे तो 90% आपके पहुंचने पे ही कोई ना कोई मेंबर यूं करेगा कि भाई टेक चेयर, आपने थैंक यू कह दिया, तो ये भी उम्मीद मत करिए कि मेंबर उठेगा या आपकी ओर देखेगा कहेगा हाँ बैठो बैठो, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे हाथ हल्का सा इशारा होगा, वो दैट इज मीन, और उसमें आपको थैंक यू कह देना है। हाँ कई बार ऐसा होता है मेंबर बहुत बिजी होते हैं और हाथ का इशारा भी नहीं होता, तो बैठना नहीं है, तो वेट करना है या पूछ लेना है मे आई सेट, मतलब ये बात हो जाए। तो ये इसको कोई रूल में मत बना के जाओ, रूल में बना के जाओगे तो वहां गलती कर दोगे। इसका कोई रूल, एक फ्रेम्ड रूल नहीं है, वो तो वहां की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कैसे करना है। जब एंड में पूछे कि आप कुछ पूछना चाहते हैं बोर्ड से, नहीं नहीं, नो नेवर, आपको नो पूछना चाहते हैं, नहीं सर मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, दैट इज द बेस्ट आस्किंग। बोर्ड से पूछना चाहते हैं, भाई क्या पूछेंगे आप बोर्ड से, मेरे को बताइए। कभी माइंड में अगर अकेले बैठ के सोचे तो पूछना चाहते हैं मैं क्या पूछ लेंगे, कोई उनके नाम पूछेंगे, उनसे कोई सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे? पूछने को मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। आई कांटेक्ट एक मेंबर का या तीनों के, एक बात ध्यान रखिएगा, आई कांटेक्ट में अंदर मैंने आपको बता दिया कि 80% 90% आपका आई कांटेक्ट उससे ही रखें जो मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन 10% साइड वालों को इन्वॉल्व करने के लिए उनकी ओर देखें। ऐसा ना हो वो एक्सक्लूडेड सा महसूस करे कि सवाल बीच वाले ने पूछा तो ये सिर्फ बीच वाले को आंसर दे रहा है, हम कौन है इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा ना लगे। तो आई कांटेक्ट रखना इन्हीं के साथ है, लेकिन बीच में आपकी नजर उनकी तरफ जानी चाहिए विद अ स्माइल या थोड़े से अपने एक्सप्रेशन के साथ, जिससे वो इंटरव्यू में इन्वॉल्व रहें। और देखो कोई है क्या? आई कांटेक्ट में हेड मूव करना, फिर वही बात, बड़े एक मैं तो आपको सवाल होता, ये वहां पे ऐसे मौके होते हैं, अगर मैं कहूंगा हेड मूव नहीं करना तो आप यूं 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 करके देखोगे और गड़बड़ कर दोगे। ये वहां के ऐसे मौके हैं, वहां पे हेड मूव अगर हल्का सा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत कूल उसके अंदर आपको ये अपने आप को बेस्ट आउटपुट दिखाना है, इंस्टेड ऑफ इन बातों पे सोचना है मैं सिर मूव कर लूं, मैं आंख इतनी उठा लूं, ये ऐसी बातें मत सोचो। वो तो आपकी नेचुरल प्रैक्टिस है, उतना होगा ही होगा आपका, पर कोशिश करो कि कुछ ऐसी नेगेटिविटीज हो वो वहां पे सामने बोर्ड के सामने पेश ना हो। अगर हल्का सा मूव हो जाता है स्माइल के साथ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जोकिंग बात आ जाती है, कोई हंसी की बात आ जाती है, मेंबर हंसते हैं, तो ध्यान रखना
आप बिल्कुल यूं सीरियस बैठे रहोगे, वो भी नेगेटिव है। हंस लेना वहां पे, अगर वो हंस रहे हैं तो उनके साथ हंस लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये एक नेचुरल, आपको मैं बोल रहा हूं ना, इट इज अ डिस्कशन बिटवीन टू, इन्वॉल्व रखना है हमें एक दूसरे को। तो अगर थोड़ा सा हंसे तो आप भी हंसो। मेरे से सवाल, मैं आपको एक जनरल बोलता हूं, मुझसे सवाल पूछा गया था पीएससी में कि हम आप ही को क्यों रख ले। मैं अपने आंसर वही जैसे अपन देते हैं, 10th में ये था, 12th में ये था, फिर मैंने ग्रेजुएशन में ये किया, मुझे ये स्कॉलरशिप्स मिली, व्हाट्सएवर, देता 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 देता। मैंने कहा एंड के अंदर मैंने उनको यूं ही मतलब प्रकाशवती मैडम बैठे थे बीच में, चेयरपर्सन, तो उनको कहा, मंगा लुक एट माई मुस्टैच मैडम, मैं मेरे मूंछों की तरफ देखो। तो मेरे को कहते व्हाट इज देयर इन योर मुस्टैच, आपकी मूंछों में क्या है। मैंने कहा मैडम आपको इंप्रेसिव नहीं लग रही। तो कहती नहीं, दे लुक नाइस। एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमर लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा मैडम दे लुक नाइस टू यू ना, तो जब बच्चे इस मूंछ को देखेंगे तो मेरे और नजर आएगी और मैं उन्हें पढ़ा दूंगा। अब आप, और फिर उस पे वो हंसे मेंबर, तो मैं भी हंसा। तो ये मत सोचो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कोई ये ऐसा कोई वो है कि कोई मिलिट्री का इंटरव्यू कि आपको अटेंशन करना है तो करना ही नहीं। यू कैन डिस्कस, लेकिन डिस्कस के अंदर उनकी ईगो हर्ट ना हो और आपका कोई ऐसा कल्ट उन तक ना जाए जो वीकनेस हो। ये छोटे मोटे जेस्चर, मेरा सिर हल्का सा हिल गया तो अरे हिल गया तो क्या फर्क पड़ता है, हिल गया, आंख हिल गई तो। लेकिन यह है कि आप ज्यादा यूं सिर हिला रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, ये नेगेटिव होता है। आपके सामने भी कोई ऐसा करे कि बात आपसे कर रहा है और देख इस तरफ रहा है तो आप नेग्लेक्टेड फील करेंगे ना। एग्जैक्ट वहां पे सोचना है कि वो नेग्लेक्टेड फील ना करें। इस तरह की सोच से आगे बढ़ना है बस आपको। सिर्फ माइंड में ये पिक्चर रखनी है, ज्यादा इसको ये हुआ मत बनाओ कि इंटरव्यू में इस तरह खड़ा होना, इस तरह बैठना है, उससे नेगेटिव होता चला जाएगा। तभी मैं आपको शुरू में कहा था कि अपनी बेसिक पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश मत करना। कोशिश करना को कुछ नेगेटिविटीज हैं उसको 30 मिनट के लिए हटा लेना, क्योंकि वो चेंज करने की कोशिश करोगे तो वहां वो गलत हो जाएगा मामला। पॉलिटिकल साइंस की क्लास देखो, नेक्स्ट करते हैं। जैसे जांदू जी को टाइम मिलेगा और जांदू जी दूसरी क्लासेस से फ्री होंगे, मुझे बुला लेंगे, या किसी और को, और अच्छे प्रोफेसर दे किसी को भी बुला के आपकी क्लास करा देंगे। एमएससी किया था, प्रेजेंट में फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में RS एलाइड में हूँ। इंटरव्यू में मुझसे पूछा था आपको नहीं लगता देश के लिए अच्छा टीचर खो दिया है, आप टीचिंग में होते तो बढ़िया करते। देखो एक बात मैं बताऊं, मैंने आपको बता दिया, जो जॉब वाले हैं उनसे इस तरह के कई सवाल पूछे जाएंगे कि आप टीचिंग में बढ़िया करते, आप उसमें क्यों छोड़ कर आ रहे हो, आपको वहां पे इतना कुछ मिल रहा है। ये उन बच्चों से पूछे जाते हैं जो बच्चे इस चीज को तैयार करके नहीं जाते। क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि मैं उस जॉब में हूं कि सर मैं तो RS बनना चाहता हूं। अब जब आप विदाउट एनी रीजन ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी एक फाइनेंशियल मोटिव के लिए आ रहे हैं। अंडरस्टूड सी बात है कि भाई आपकी तनख्वाह बराबर है, आपका सब कुछ बराबर है, तो आप दो ही चीजें यहां देख रहे हैं कि एक मेरी पावर बढ़ेगी और एक मेरे पास पैसा आएगा। तो वहां पे वो क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तो जब आप ये जॉब से जा रहे हैं तो प्लीज बी श्योर कि जॉब की अच्छाई के साथ इस जॉब को और अच्छा कैसे बताना है। कई बच्चे आते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं कि फ्रॉम द चाइल्डहुड मैं इसी की तैयारी कर रहा था, बट जॉब पहली ये मिली तो आई एंटर्ड दैट, मैं उसमें चला गया, लेकिन जैसे ही मुझे अब ये मौका मिला है तो मैं अपनी उस जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनको परसू करने इसमें आना चाहता हूं। क्या फर्क पड़ता है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरा गांव चाहता है, मेरी सिचुएशन चाहती है। मैंने एक RS को देखा, XYZ को, उससे ये मेरे को वो मिला हुआ था और मैं चाहता इसी में था। तो अपनी जॉब के साथ आप इस तरह को कोरिलेट करके बताएं, लेकिन इसको तैयार करें आंसर को। ऐसे ही ना चले जाएं कि वहां जाके कह दूंगा मैं तो इसमें आना चाहता हूं। ऐसे जाएंगे तो वहां फंसेंगे ही फंसेंगे। आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो कि भाई मेरे को आंसर क्या करना है, एग्जैक्ट वर्ड्स में, कि मैं इस तरह बताऊंगा। हो सकता है अकेले बैठ के सोचें कि वो मेरे से मेंबर ये पूछ सकता है, मैं इसका आंसर ये दे दूंगा, वो मेरे से ये भी पूछ सकता है, फिर बाद में मैं इसका आंसर ये दूंगा। ये थोड़ा सा माइंड में सेट करें। जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए खास कह रहा हूं, जो इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले रहे, यही बेसिक्स है जो आपको पहले सोच के जानी है, जो आपको पहले प्री प्लान जाना है।
कि भाई मुझे ये आंसर क्वेश्चन आया तो मैं इस तरह का आंसर दे दूंगा। और क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी से कल्ट पे रहेंगे। सब्जेक्ट में डेप्थ पूछ देंगे, कितनी डेप्थ तक जाएंगे उससे मत घबराना। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव अगर तो किस 2 क्वेश्चन में कह भी दिया सॉरी सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन बेसिक पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। सर विच लैंग्वेज शुड वी स्पीक, हिंदी और इंग्लिश? मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोल देना, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से हो तो। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो, कूल बोलो। ज़्यादा इंग्लिश बोलने के चक्कर में मत फंस जाना और ज़्यादा हिंदी प्योर बोलने के चक्कर में मत फंस जाना। मिक्स लैंग्वेज बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर हिंदी से पीजी हो और हिंदी से कहीं पीएचडी कर रखी है और हिंदी विभाग में कहीं जॉब करते हो तो कोशिश करना हिंदी बोलो, नहीं तो वो फिर बीच में इंग्लिश और ये बोलोगे तो फिर वो आपकी जॉब पे जाएंगे। तो आप वैसे नॉर्मली, मैंने कहा है ना, इंटरैक्टिव लैंग्वेज बोलनी है जो उनको समझ आए और आपको समझ आए, वो इंटरैक्टिव लैंग्वेज बोलनी है। इससे ये भी ध्यान रखना जो हिंदी मीडियम के वो ना सोचे हिंदी तो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है ही। हम जैसे कुछ लोग जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, मैं अंग्रेजी वालों पे कटाक्ष नहीं कर रहा लेकिन एक जनरल फैक्ट बता रहा हूं, वो उनमें दिक्कत हो जाती है, उनको पूरी अंग्रेजी भी नहीं आती और पूरी हिंदी भी नहीं आती, वो बीच के रह जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं मेरे जैसे हो जाना। अगर प्योर हिंदी आती है तो बहुत अच्छा है, हिंदी में बात करो उनसे, वो सबसे अच्छा है। तो हिंदी वाले ये मत सोचना कि हमें अंग्रेजी हमें भी पूरी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हमें कमजोरी है कि हमें पूरी हिंदी भी नहीं आती, तो हम बीच की लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि आप प्योर हिंदी बोलो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है तो इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन जो मैंने बताया ना, जो बीच के लोग हैं जिन्होंने पूरी लैंग्वेज दोनों नहीं सीखी, वो मेरे जैसे बोल लें। बीच में 2 शब्द इंग्लिश के जोड़ दिए, बीच में हिंदी जोड़ दी। सर मारवाड़ी में बोलना चाहिए कोशिश करना मत बोलना भैया, मारवाड़ी में लैंग्वेज को थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में ही रखना। कोई ह्यूमर के लिए बीच में मारवाड़ी ले आओ तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना ये लैंग्वेज यूज मत करना। चलो मेरे ख्याल अब यही है। हाँ MSc किया था, हाँ भैया ने बता दिया ये वाला। और कोई है? कोई लाइव अगर आना चाहता है तो हाथ ऊपर करके मेरे से बात कर ले। हेमांग आना चाहता है। ये आगे एक आया है। हाँ हेमांग जी बोलिए। उसका मेरे ख्याल वो है, अनम्यूट करके बोलिए। गलती से हाथ ऊपर हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मैं जानदू जी को कहता हूं आप आगे बताएं आगे का क्या प्लान है अपना, प्लीज जानदू जी। आज आरएस की तैयारी के महत्वपूर्ण टिप्स बताए आपको डॉक्टर नवीन तिवारी जी ने, उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार। और आप लोग आम लोग या आम विद्यार्थी नहीं हो, क्योंकि आप उड़ान के शेर हो, उड़ान के शेर हो। इसलिए लास्ट में एक मोटिवेशनल शेर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप देश की आन बान और शान हो, मेरे देश के शेर हो, मेरे देश के अर्जुन हो। तो एक मोटिवेशनल शेर आपके लिए। कह दो उन हवाओं और तूफानों को, कह दो उन हवाओं और तूफानों को कि अपनी औकात में रहे। कह दो उन हवाओं और तूफानों को कि अपनी औकात में रहें, क्योंकि हम उड़ान के हौसलों पे उड़ा करते हैं, पंखों से नहीं। क्योंकि हम उड़ान के हौसलों पे उड़ा करते हैं, पंखों पे नहीं। आपके मिशन को साकार करने के लिए हमारी उड़ान टीम आपके साथ खड़ी है, तन मन धन के साथ। हम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सपने साकार होंगे। जय हिंद, जय भारत।